राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। देश में अब तक 151 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बीते 24 घंटों में 89 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी एहतियाती डोज लगाने का काम कल से होगा शुरू। केंद्र पर सीधे जाकर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रवासी भारतीय दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय को दी बधाई। कहा, दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाला भारतीय समुदाय जुड़ा है अपनी जड़ों से। तटरक्षक बलों ने गुजरात तट पर भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करते हुए पाकिस्तानी नौका को पकड़ा। सभी 11 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर पोरबंदर लाया गया। और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कई स्थानों पर हुई बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, ठिठुरन बढ़ी। वहीं मैदानी इलाकों में लगातार हो रही है बारिश। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आज मनाया जा रहा है 356वां प्रकाश पर्व। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह के 4 सुपुत्रों के अमर बलिदान की याद में 26 दिसंबर घोषित किया वीर बाल दिवस। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार पूरी तरह सतर्क है और संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्थिति की लगातार निगरानी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कोरोना रोकथाम संबंधी कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी आज शाम हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी इंतजाम और टीकाकरण अभियान में तेजी से हो रही प्रगति का भी जायजा लिए जाने की संभावना है। ध्यान रहे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहे हैं। दूसरी तरफ देश में फ्रंटलाइन वर्करों को कल से टीकों की एहतियाती खुराक दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड रोधी वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली 2 डोज ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज कल से दी जानी है। और देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 40,863 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए और 327 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,90,611 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.98% है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3,623 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,409 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,009 मामले महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि दिल्ली में अब तक 513 मामले सामने आए हैं और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 441 मामले दर्ज किए गए हैं।
कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 89,28,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151.57 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 89,28,316 कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 155.95 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। 17.74 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। देश भर में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी विषम परिस्थितियों में भी इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के मोरंग में स्वास्थ्य कर्मियों का यही जज्बा नजर आया। वो बर्फ के बीच टीकाकरण अभियान में जुटे नजर आए। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आज से प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज का वीकेंड लॉकडाउन राज्य में इसी साल का पहला लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद हैं। आवश्यक कार्यों के लिए बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो को सिर्फ 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति है। राज्य में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सभी मनोरंजन और अन्य पार्क बंद हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लोग घर में ही रहकर आइसोलेट होकर और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए स्वस्थ हो रहे हैं। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित नहीं होने दिया। ऐसे ही हैं मोदी नगर के अजय, जिन्होंने घर पर ही रहकर आइसोलेट होकर कोरोना को मात दी। जैसे ही मुझे पता चला मेरे अंदर सिम्टम्स हैं कोरोना के, मुझे बुखार आया था, तो मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श किया। उससे पहले ही मैंने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया था। अपने परिवार को अपने आप से अलग किया तथा एक कमरे में रहकर अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा किया। 10-12 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसमें यही ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले अपने परिवार को अपने आप से अलग करें, अपने आप को आइसोलेट करें और चिकित्सक के परामर्श से अपना इलाज कराएं। आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें घबराएं बिल्कुल भी नहीं और दूसरों की बातों पर नेगेटिविटी ना आने दें। अपने मन में नकारात्मक जो विचार हैं वो बिल्कुल भी ना आने दें। कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली के तिलक राज घर में ही आइसोलेट हुए और चिकित्सकों की सलाह का पालन करते हुए स्वस्थ हो गए। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित नहीं होने दिया। पिछले दिनों मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो डॉक्टर के बताए हुए निर्देश पर मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और उनके द्वारा बताई हुई दवाइयों का पूरी तरह से सेवन किया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उसके बाद से मैंने अपनी दोनों वैक्सीन भी ले ली हैं, जिसके बाद मैं अपने आप को और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने आप को जो है, अगर ऐसा कोई लक्षण पाए जाते हैं तो आप एक कमरे में आइसोलेट कर लें और डॉक्टर द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना है।
जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उससे हटके कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। इतनी व्यवस्था, इतनी फोर्स के इंतज़ाम हमने जिलों में करा रखे हैं और जो भी बूथ्स पे ड्यूटियां लगेंगी उसकी तैयारी हम लोगों ने कैलकुलेशन अपनी कर ली है। विदेश मंत्रालय ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व भूमिका निभा रहे हैं। In the context of technological development, it's indeed a proud moment for Indians when Indians are becoming global leaders. Our diaspora serves as a living bridge connecting India to the world. It's heartwarming how the members of our large diaspora, while being well integrated into the countries and societies where they live and work, have continued to maintain deep and abiding connections with their motherland and its rich heritage, traditions and culture. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की बदलाव गाथा में प्रवासी भारतीय समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। Having liberalized multiple segments which are enablers of technological innovation, we have now liberalized the geospatial and drone segment. Indian diaspora, you have a massive role to play in this for a number of reasons. Firstly, you are young and you must have a thirst to innovate. Secondly, you have a passion to contribute to India and the world towards their development. Thirdly, you act as a bridge between the country you are in, their companies, their products and technologies, and India. And finally, you have access to some of the best resources and ideas of the world. You're all uniquely positioned to contribute to India's unprecedented tech and digital story. As you know, the Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0. और आपको बता दें एक बार फिर कि विदेश मंत्रालय ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने संबोधन किया और साथ में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज अंकित ने शनिवार रात अरब सागर में ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव यासीन को पकड़ा है। इस नाव में चालक दल के साथ 10 पाकिस्तानी सवार थे। भारतीय तटरक्षकों ने गुजरात तट पर इस पाकिस्तानी नाव को उस वक्त पकड़ा जब ये नाव भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पकड़े गए सभी पाकिस्तानियों को पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया। न्यूयॉर्क में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हुए हमले की भारत ने आलोचना की है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ये मामला अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और इसकी जांच की मांग की है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क में सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला बेहद परेशान करने वाला है। हमने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे इस हिंसक घटना की जांच करने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने इस मामले पर खेद जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से भारत को यूरिया और डीएपी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उर्वरक विभाग के अधिकारियों से भारत के सतत कृषि और हरित भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस भविष्य में भारत के कृषि क्षेत्र को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य बताया था।
और भारतीय सेना संकट में फंसे नागरिकों की मदद के लिए सदैव तत्पर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक गर्भवती महिला को आपात चिकित्सीय सहायता की जरूरत थी। सेना की चिनार कोर को जब इसकी सूचना मिली तो उसके जवानों ने भीषण बर्फबारी के बीच इस महिला को एक स्ट्रेचर पर डालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 लाख सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने की है। आयुष मंत्रालय की माने तो कोरोना काल में लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से सूर्य नमस्कार की शुरुआत करने जा रही है। आयुष मंत्रालय की इस पहल में 14 जनवरी को दुनिया भर में 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। आयुष मंत्रालय की इस मुहिम में अन्य मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का अभिवादन। आजादी के 75वें साल के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार आयोजित कराएगी। मंत्रालय की माने तो 14 जनवरी के दिन एक साथ 75 लाख से अधिक संख्या में लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार से आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर भगाने में आसानी होती है। देश के अंदर हमारे हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, आध्यात्मिक भावना शक्ति से लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों का नियत शक्तिशाली बने और हमारे आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल कि ये सुनहरा अवसर पर हम चाहते हैं कि देश की जनता सूर्य नमस्कार में शामिल होके अपने आप को मजबूत बनाने के साथ साथ समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करे। सूर्य नमस्कार ऐसा योग अभ्यास है जो न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी मजबूत करता है। इससे पहले भी आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए काढ़ा, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य रक्षक किट तैयार की थी, जिससे आम जन को काफी फायदा हुआ था। सूर्य नमस्कार को भी आयुष मंत्रालय ने वानगी के रूप में पेश किया है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक योग को जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं, जो शरीर को कई तरीकों से मजबूती देता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मौसम के बदले मिजाज से उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री तक कई स्थानों पर लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वाल मंडल के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी है। मशीनों के द्वारा बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि जनजीवन सामान्य किया जा सके। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मरी में भारी हिमपात के बाद फंसे 22 पर्यटकों की अपनी गाड़ियों में भीषण ठंड से मौत हो गई। रात भर हुई भारी बर्फबारी के बाद मरी में सब रास्तों पर यातायात अवरुद्ध हो गया था और वाहन फंस गए थे। सरकार ने मर्री को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा कि बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना और अर्धसैनिक बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने पर्यटकों की किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए स्टेशन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 1 लाख से अधिक वाहन हिल स्टेशन में फंसे हुए हैं। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अंतिम मिरर पैनल कल पूरी तरह से खुल गया।
फूल की आकृति का सोने से बना ये पैनल खुलने के बाद टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पूरी तरह से तैनात हो गया है। टेलीस्कोप के संचालन में ये अंतिम बड़ी बाधा थी। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के इतिहास के हर चरण का अध्ययन करने को तैयार है। नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आखिरी विंग तैनात हो गया है। 21 फुट लंबे इस पैनल को टेलीस्कोप की गोल्डन आई कहा गया है। मिशन चीफ थॉमस जुरवुचेन ने कहा कि वे आकाश में इस खूबसूरत टेलीस्कोप को देखकर भावुक हैं। 10 अरब डॉलर की लागत से बना ये टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से अधिक शक्तिशाली है। ये 13.7 अरब साल पहले बने सितारों व आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। दुनिया भर में कोरोना के मामलों का तेजी से प्रसार हो रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमण के 30 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मामले आए। वहीं 55 लाख से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 6 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना के 1 करोड़ 43 लाख मामले सामने आए। वहीं जर्मनी में 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। आज गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है। इस अवसर पर देश भर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में सिख श्रद्धालुओं को सप्ताहांत कर्फ्यू से छूट दी गई है ताकि वो गुरुद्वारे जा सकें। दक्षिण गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों के बलिदान को याद करते हुए उनके शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों में से 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को सरहिंद के नवाब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। यही नहीं, उनके 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी को चमकौर के युद्ध में मुगलों से लोहा लेते हुए शहादत प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और उन्हें शहादत मिली थी। इन दिनों महानुभावों ने धर्म के महासिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। ये समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग इनके बारे में जानें। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि देश व धर्म की रक्षा के लिए 4 साहिबजादों व माता गुजरी का अतुलनीय बलिदान व राष्ट्रभक्ति देश की धरोहर है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादे के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी के वीर बाल दिवस मनाने के निर्णय से 4 साहिबजादों की राष्ट्रभक्ति से न सिर्फ आज करोड़ों बच्चे प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उनका बलिदान याद किया जाएगा। इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है हर वक्त की हर खबर, इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की हर अहम खबर को समेटे डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट, जहां होती है देश दुनिया से लेकर खेल और बिजनेस की सुर्खियां। हर बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी। खासतौर पर पीएम मोदी की मुलाकात, बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा, सटीक खबर, भरोसेमंद खबर और पैनी नजर। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण कब्जा करना। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देश में कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक। वहीं बीते 24 घंटों में देश भर में मिले 1,59,000 से अधिक नए संक्रमित। इसी समय विधि में 40,800 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। रिकवरी दर हुई 96.98%। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। देश में अब तक 151 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बीते 24 घंटों में 89 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी एहतियाती डोज लगाने का काम कल से होगा शुरू। केंद्र पर सीधे जाकर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रवासी भारतीय दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय को दी बधाई। कहा, दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाला भारतीय समुदाय जुड़ा है अपनी जड़ों से। तटरक्षक बलों ने गुजरात तट पर भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करते हुए पाकिस्तानी नौका को पकड़ा। सभी 11 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर पोरबंदर लाया गया। और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कई स्थानों पर हुई बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, ठिठुरन बढ़ी। वहीं मैदानी इलाकों में लगातार हो रही है बारिश। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार।
और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आज मनाया जा रहा है 356वां प्रकाश पर्व। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गुरु गोबिंद सिंह के 4 सुपुत्रों के अमर बलिदान की याद में 26 दिसंबर घोषित किया वीर बाल दिवस। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार पूरी तरह सतर्क है और संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्थिति की लगातार निगरानी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कोरोना रोकथाम संबंधी कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी आज शाम हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी इंतजाम और टीकाकरण अभियान में तेजी से हो रही प्रगति का भी जायजा लिए जाने की संभावना है। ध्यान रहे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहे हैं। दूसरी तरफ देश में फ्रंटलाइन वर्करों को कल से टीकों की एहतियाती खुराक दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड रोधी वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली 2 डोज ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज कल से दी जानी है। और देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 40,863 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए और 327 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,90,611 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.98% है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3,623 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,409 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,009 मामले महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि दिल्ली में अब तक 513 मामले सामने आए हैं और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 441 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 89,28,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151.57 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 89,28,316 कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 155.95 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। 17.74 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। देश भर में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी विषम परिस्थितियों में भी इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के मोरंग में स्वास्थ्य कर्मियों का यही जज्बा नजर आया। वो बर्फ के बीच टीकाकरण अभियान में जुटे नजर आए। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आज से प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज का वीकेंड लॉकडाउन राज्य में इसी साल का पहला लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद हैं। आवश्यक कार्यों के लिए बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो को सिर्फ 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति है।
राज्य में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सभी मनोरंजन और अन्य पार्क बंद हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लोग घर में ही रहकर आइसोलेट होकर और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए स्वस्थ हो रहे हैं। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित नहीं होने दिया। ऐसे ही हैं मोदी नगर के अजय, जिन्होंने घर पर ही रहकर आइसोलेट होकर कोरोना को मात दी। जैसे ही मुझे पता चला मेरे अंदर सिम्टम्स हैं कोरोना के, मुझे बुखार आया था, तो मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श किया। उससे पहले ही मैंने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया था, अपने परिवार को अपने आप से अलग किया तथा एक कमरे में रहकर अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा किया। 10-12 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसमें यही ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले अपने परिवार को अपने आप से अलग करें, अपने आप को आइसोलेट करें और चिकित्सक के परामर्श से अपना इलाज कराएं। आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें घबराएं बिल्कुल भी नहीं और दूसरों की बातों पर नेगेटिविटी ना आने दें। अपने मन में नकारात्मक जो विचार हैं वो बिल्कुल भी ना आने दें। कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली के तिलक राज घर में ही आइसोलेट हुए और चिकित्सकों की सलाह का पालन करते हुए स्वस्थ हो गए। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित नहीं होने दिया। पिछले दिनों मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो डॉक्टर के बताए हुए निर्देश पर मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और उनके द्वारा बताई हुई दवाइयों का पूरी तरह से सेवन किया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उसके बाद से मैंने अपनी दोनों वैक्सीन भी ले ली हैं, जिसके बाद मैं अपने आप को और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने आप को जो है, अगर ऐसा कोई लक्षण पाए जाते हैं तो आप एक कमरे में आइसोलेट कर लें और डॉक्टर द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना है। कोरोना के चलते अफवाहों का बाजार भी गर्म हो चला है। ऐसे में अभी आप सभी से अपील है कि ऐसी अफवाहों से सचेत रहना बेहद जरूरी है। मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर घर लौटने के लिए उमड़ पड़े हैं, लेकिन सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता ने सभी को निराधार कर दिया है। वहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की हमारी टीम ने पड़ताल की, जहां स्थिति एकदम सामान्य है और किसी भी तरह की भीड़ या भगदड़ की स्थिति नहीं है। रविवार की सुबह है, हम यहां पर मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि कल सुबह सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा पलायन देखा जा रहा है दिल्ली में। हम यहां पर आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बात की पुष्टि करने के लिए कि फिलहाल कोई भी ऐसा पलायन जो है माइग्रेंट वर्कर्स का वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो एक तरीके से गलत खबरों को रिपोर्ट किया जा रहा है और हमने पहले भी देखा है कि ऐसी गलत खबरों से पैनिक क्रिएट होता है। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप इतने टाइम से हैं, कुछ ऐसा देखने नजर आ रहा है? ऐसा कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भीड़ नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा, कोई पैसेंजर कम निकल रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बाधित नहीं है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी जो लोग बस स्टॉप पे जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन आना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो पलायन है वो नहीं देखने मिल रहा है। किसी भी प्रकार की भीड़ यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नीट पीजी की काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने ट्वीट कर बताया, रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य पुलिस विधानसभा चुनाव संबंधी चुनाव आयोग के सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएगी। सभी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति न तो आज की डेट में सभा कर पा रहा है, न सभा करने दिया जाएगा और न ही कोई रोड शो कर सकता है।
जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उससे हटके कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। इतनी व्यवस्था, इतनी फोर्स के इंतजाम हमने जिलों में करा रखे हैं और जो भी बूथ्स पे ड्यूटियां लगेंगी उसकी तैयारी हम लोगों ने कैलकुलेशन अपनी कर ली है। विदेश मंत्रालय ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व भूमिका निभा रहे हैं। In the context of technological development, it's indeed a proud moment for Indians when Indians are becoming global leaders. Our diaspora serves as a living bridge connecting India to the world. It's heartwarming how the members of our large diaspora, while being well integrated into the countries and societies where they live and work, have continued to maintain deep and abiding connections with their motherland and its rich heritage, traditions and culture. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की बदलाव गाथा में प्रवासी भारतीय समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। Having liberalized multiple segments which are enablers of technological innovation, we have now liberalized the geospatial and drone segment. Indian diaspora, you have a massive role to play in this for a number of reasons. Firstly, you are young and you must have a thirst to innovate. Secondly, you have a passion to contribute to India and the world towards their development. Thirdly, you act as a bridge between the country you are in, their companies, their products and technologies, and India. And finally, you have access to some of the best resources and ideas of the world. You're all uniquely positioned to contribute to India's unprecedented tech and digital story. As you know, the Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0. और आपको बता दें एक बार फिर कि विदेश मंत्रालय ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने संबोधन किया और साथ में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज अंकित ने शनिवार रात अरब सागर में ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव यासीन को पकड़ा है। इस नाव में चालक दल के साथ 10 पाकिस्तानी सवार थे। भारतीय तटरक्षकों ने गुजरात तट पर इस पाकिस्तानी नाव को उस वक्त पकड़ा जब ये नाव भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पकड़े गए सभी पाकिस्तानियों को पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया। न्यूयॉर्क में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हुए हमले की भारत ने आलोचना की है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ये मामला अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और इसकी जांच की मांग की है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क में सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला बेहद परेशान करने वाला है। हमने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे इस हिंसक घटना की जांच करने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने इस मामले पर खेद जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से भारत को यूरिया और डीएपी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उर्वरक विभाग के अधिकारियों से भारत के सतत कृषि और हरित भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस भविष्य में भारत के कृषि क्षेत्र को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य बताया था।
और भारतीय सेना संकट में फंसे नागरिकों की मदद के लिए सदैव तत्पर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक गर्भवती महिला को आपात चिकित्सीय सहायता की जरूरत थी। सेना की चिनार कोर को जब इसकी सूचना मिली तो उसके जवानों ने भीषण बर्फबारी के बीच इस महिला को एक स्ट्रेचर पर डालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 लाख सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने की है। आयुष मंत्रालय की माने तो कोरोना काल में लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से सूर्य नमस्कार की शुरुआत करने जा रही है। आयुष मंत्रालय की इस पहल में 14 जनवरी को दुनिया भर में 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। आयुष मंत्रालय की इस मुहिम में अन्य मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का अभिवादन। आजादी के 75वें साल के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार आयोजित कराएगी। मंत्रालय की माने तो 14 जनवरी के दिन एक साथ 75 लाख से अधिक संख्या में लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार से आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर भगाने में आसानी होती है। देश के अंदर हमारे हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, आध्यात्मिक भावना शक्ति से लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों का नियत शक्तिशाली बने और हमारे आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल कि ये सुनहरा अवसर पर हम चाहते हैं कि देश की जनता सूर्य नमस्कार में शामिल होके अपने आप को मजबूत बनाने के साथ साथ समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करे। सूर्य नमस्कार ऐसा योग अभ्यास है जो न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी मजबूत करता है। इससे पहले भी आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए काढ़ा, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य रक्षक किट तैयार की थी, जिससे आम जन को काफी फायदा हुआ था। सूर्य नमस्कार को भी आयुष मंत्रालय ने वानगी के रूप में पेश किया है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक योग को जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं, जो शरीर को कई तरीकों से मजबूती देता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मौसम के बदले मिजाज से उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री तक कई स्थानों पर लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वाल मंडल के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी है। मशीनों के द्वारा बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि जनजीवन सामान्य किया जा सके। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मरी में भारी हिमपात के बाद फंसे 22 पर्यटकों की अपनी गाड़ियों में भीषण ठंड से मौत हो गई। रात भर हुई भारी बर्फबारी के बाद मरी में सब रास्तों पर यातायात अवरुद्ध हो गया था और वाहन फंस गए थे। सरकार ने मर्री को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना और अर्धसैनिक बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने पर्यटकों की किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए स्टेशन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 1 लाख से अधिक वाहन हिल स्टेशन में फंसे हुए हैं।
और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अंतिम मिरर पैनल कल पूरी तरह से खुल गया। फूल की आकृति का सोने से बना ये पैनल खुलने के बाद टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पूरी तरह से तैनात हो गया है। टेलीस्कोप के संचालन में ये अंतिम बड़ी बाधा थी। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के इतिहास के हर चरण का अध्ययन करने को तैयार है। नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आखिरी विंग तैनात हो गया है। 21 फुट लंबे इस पैनल को टेलीस्कोप की गोल्डन आई कहा गया है। मिशन चीफ थॉमस जुरवुचेन ने कहा कि वे आकाश में इस खूबसूरत टेलीस्कोप को देखकर भावुक हैं। $10 अरब की